गाइस, गुड इवनिंग। तो गाइस ये विजन की 24 फरवरी की डेली करंट अफेयर्स की मैगजीन है। तो चलिए हम आज की फर्स्ट न्यूज स्टार्ट करते हैं। दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स लॉन्चेस सेवरल डिजिटल इनिशिएटिव्स फॉर ट्रांसफॉर्मिंग अर्बन गवर्नेंस। देखो गाइस, ये जो हमारी न्यूज है सोशल इश्यूज में कवर होगी, क्योंकि जो भी काम हो रहा है वो किसके लिए हो रहा है, सोसाइटी के लिए हो रहा है। कुछ डिजिटल इनिशिएटिव्स किसके द्वारा लॉन्च की गई हैं, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा, ताकि हम अर्बन एरिया को जो गवर्न करते हैं उसकी गवर्नेंस को कुछ ट्रांसफॉर्म कर सके। ठीक है, तो सबसे पहले इसका एम क्या है, हम क्या कर सके, जितनी भी जो हमारी अर्बन लोकल बॉडीज हैं, जैसे हमारी म्युनिसिपल होगी, म्युनिसिपल कमेटीज होगी, उन सबको हम सपोर्ट कर सके और उसके साथ हम वर्क कर सके। इसके अलावा जो हमारा मोदी जी का जो एम था, सबका साथ सबका विकास या सबका विकास फॉर अर्बन इंडिया, इसको हम इंश्योर करा सके। कैसे, हम हर एक सिटी हर एक टाउन की कैपेसिटी को एनहेंस करके, वहां के सिटीजन्स को हेल्प करके, उनकी कैपेसिटी को बिल्डअप करके, और जो भी उनकी लोकल प्रॉब्लम्स है, अर्बन लेवल पे जो लोगों की प्रॉब्लम्स है, उनको हम सोल्व करके क्या कर सकते हैं, उनकी क्या कैपेसिटी हम बढ़ा सकते हैं वहां पे लोकल पीपल की। अभी क्या क्या इनिशिएटिव्स लॉन्च की गई हैं मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के बारे में, ये हम पढ़ लेते हैं और ये सभी इंपॉर्टेंट होंगे, तो इसको अच्छे से पढ़ना। सबसे पहले है नेशनल अर्बन डिजिटल मिशन। ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया, अभी बात की है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा, लेकिन इसमें साथ में किसके साथ कोलैब किया है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। देखो गाइस, ये जो नेशनल अर्बन डिजिटल मिशन है, ये क्या करेगा, अर्बन इंडिया के लिए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेटफॉर्म क्रिएट करेगा, जो अर्बन इकोसिस्टम की कैपेसिटी को बिल्डअप करेगा। मतलब कि जो भी वहां पे कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स है उसको स्पीडी वे में सोल्व करेगा। ठीक है, ये इसका मेन क्या, सिटीजन सेंट्रिक अप्रोच होगी। ठीक है, ताकि हम क्या कर सके, जो भी अर्बन एरिया में जो भी प्रॉब्लम है उसको हम गवर्न कर सके और अपनी सर्विस को बेटर वे में डिलीवर कर सके। मतलब कि देखो भाई, जो अर्बन लोकल बॉडीज हैं उनको, मतलब कि उनमें जो भी अपने सर्विस सिटीजन्स को डिलीवर करती हैं, तो इस प्लेटफॉर्म के थ्रू क्या कर सकती है, अपनी सर्विसेज को बेटर वे में डिलीवर कर सकती है। और इस प्लेटफॉर्म को इस तरह से बनाया जाएगा कि सिटीजन्स इजीली इसको क्या कर सकते हैं, असेस कर सकते हैं। ठीक है, और हर एक सिटीज हर एक टाउन में हम क्या कर सकते हैं, इसको सेटअप करेंगे कब, 2024 तक। ठीक है, इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे एज अ पब्लिक गुड। मतलब कि वो एक तरह से जैसे आपके पार्क्स होते हैं, ठीक है, ये सब क्या होते हैं, पब्लिक गुड्स होते हैं, तो उसी तरह हम क्या करेंगे, इस प्लेटफॉर्म को एज अ पब्लिक गुड क्रिएट करेंगे। इसके अलावा हम क्या करेंगे, एक अर्बन नेशनल ओपन डिजिटल इकोसिस्टम को कैटलाइज करेंगे, जो हम क्या करेंगे, जिसके थ्रू क्या होगा, जो नेशनल अर्बन डिजिटल मिशन है वो न्यू प्लेटफॉर्म बिल्ड करेगा, न्यू सॉल्यूशंस बिल्ड करेगा और इनोवेशंस करेगा। मतलब मेरी बात समझ में आएगी। देखो, नेशनल अर्बन डिजिटल मिशन के अंडर क्या करेंगे, हम इसके अंदर ही कुछ पार्ट को ऐड करेंगे जो इसकी प्रोग्रेस को क्या करेगा, तेज करेगा। ठीक है, तो वो कौन करेगा, नेशनल ओपन डिजिटल इकोसिस्टम, ये हम इसमें ऐड करेंगे, ताकि हम उसके अंदर कुछ न्यू प्लेटफॉर्म्स ऐड कर सके, कुछ न्यू सॉल्यूशंस लेके आ सके, कुछ न्यू इनोवेशन ला सके। इसके अलावा इसके 3 पिलर्स हैं, एक पीपल, प्रोसेसेस, प्लेटफॉर्म। पीपल में ये क्या करेगा, ये अर्बन एरियाज में जो भी पीपल रहते हैं उनको मोबिलाइज करेंगे, उनको एम्पावर करेगा, वहां पे जो भी स्टेक होल्डर्स, जो भी बिजनेसमैन है या जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनको एम्पावर करेगा। इसके अलावा गवर्नेंस इंप्रूव करेगा थ्रू स्टैंडर्ड्स एंड फ्रेमवर्क्स, ताकि किस तरह इजीली हम कोलैबोरेट कर सकें। प्लेटफॉर्म्स क्या करेगा, ऑफ कोर्स मैंने आपको भी बताया, ये हर एक सिटीजन को एक क्वालिटी ऑफ लाइफ, उसकी लाइफ क्वालिटी को इंप्रूव करेगा, ताकि उनको एक सर्विस, अच्छी बेटर सर्विस प्रोवाइड करके, अच्छी टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करके। ठीक है, इससे क्या होगा, जो हमारा ईज ऑफ लिविंग, जो लोगों का रहने का तरीका है वो इजी हो जाएगा। मतलब उनके लिए लाइफ जीना इजी हो जाएगा। मतलब ये नहीं कि उनको धक्के खाने पड़ेंगे हर एक चीज के लिए, नहीं। ठीक है, इससे क्या होगा, दिस विल हेल्प इन इंप्रूविंग ईज ऑफ लिविंग फॉर सिटीजन। इवन कि वो इजिली जो काम करते हैं उसमें भी उनको इजी होगा। इट विल इंप्रूव ईज ऑफ वर्किंग फॉर फील्ड लेवल फंक्शनरीज। इजिली वो असेस कर सकते हैं इंफॉर्मेशन का, जो भी गवर्नमेंट की इंफॉर्मेशन है उसको वो इस प्लेटफॉर्म पे इजिली असेस कर सकते हैं। इसके अलावा त्रिनीति आधार, जो UPIM है, मतलब कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है, या फिर जो इंटरनेट और मोबाइल फोन्स की आजकल सबके पास पेनिट्रेशन है, ये स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है कि किस तरह से हम जो नेशनल अर्बन डिजिटल मिशन को और ज्यादा, उसके अंदर जो बिल्डिंग ब्लॉक्स है उसको और ज्यादा एस्टेब्लिश कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इंडिया अर्बन डाटा एक्सचेंज। ये भी किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा। देखो, इसको जो डेवलप किया गया है वो किसके पार्टनरशिप के द्वारा किया गया है, स्मार्ट सिटीज मिशन के द्वारा, और साथ में IISc बेंगलुरु के द्वारा इसको डेवलप किया गया। ये क्या होगा गाइस, देखो, इंडियन अर्बन डाटा एक्सचेंज। देखो, नाम से समझ में आ रहा है, हम क्या करेंगे, कुछ डाटा को शेयर कर सकते हैं। ठीक है, ये एक प्लेटफॉर्म होगा, सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म होगा। इससे क्या आएगा, आप इजीली क्या करते हो,
डाटा को सिक्योर कर सकते हो यहाँ पे, या फिर डाटा को वेरियस प्लेटफॉर्म मतलब कि जो आप शेयर करते हो उसको इजिली मैनेज कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा ये क्या होगा, ऑथेंटिकेटेड प्लेटफॉर्म होगा, ऑथराइज्ड एप्लीकेशन होगी एंड अदर सोर्सेज। मेरी बात आपको समझ में आ गई? सिंपल बात है, इस प्लेटफॉर्म के थ्रू आप इजीली डाटा को शेयर कर सकते हो जो कि ज्यादा ऑथेंटिक है और इजीली क्या है आप इसको असेस कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, जो भी डाटा प्रोवाइड करते हैं और जो डाटा यूजर्स हैं वो इजिली आपस में कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, इट सर्व्स एज सीमलेस इंटरफेस। इंटरफेस मतलब क्या है, एक जैसे एक दुकान होती है, दुकान में क्या होता है, आपको चीज चाहिए वो चीज बेचते हैं। इसी तरह क्या होगा, इस प्लेटफॉर्म पे क्या है, इजिली जो डाटा प्रोवाइडर्स और जो डाटा यूजर्स हैं वो एक दूसरे से इंटरकनेक्ट हो सकते हैं, ताकि वो डाटा को क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं, असेस कर सकते हैं रिलेटेड टू सिटीज, अर्बन गवर्नेंस एंड अर्बन सर्विस डिलीवरी। ठीक है, नेक्स्ट है स्मार्ट कोड प्लेटफॉर्म। ये प्लेटफॉर्म क्या करेगा, देखो, इट विल इनेबल ऑल इकोसिस्टम स्टेक होल्डर कि वो कुछ कंट्रीब्यूट करें टू रिपोजिटरी ऑफ ओपन सोर्स कोड फॉर वेरियस सॉल्यूशंस एंड एप्लीकेशंस फॉर अर्बन गवर्नेंस। ठीक है, अर्बन गवर्नेंस को अर्बन मतलब कि जिस तरह से हम अर्बन लोकल बॉडीज हैं जो गवर्न करते हैं, उसकी गवर्नेंस के लिए क्या सॉल्यूशंस है, जो एप्लीकेशंस हैं उनके लिए क्या आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो, उनको मतलब कि इनेबल मतलब इसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, कंट्रीब्यूट कर सकते हो। ये इसलिए डिजाइन किया गया है ताकि अर्बन लोकल बॉडीज जो चैलेंजेस फेस कर रही हैं उसको वो एड्रेस करें, मतलब डिजिटल एप्लीकेशन में जो भी अर्बन लोकल बॉडीज जो प्रॉब्लम फेस कर रही हैं वो उनको सोल्यूट कर सके, ताकि हम कुछ अर्बन चैलेंजेस को एड्रेस कर सके बाय इनेबलिंग सिटीज टू टेक एडवांटेज ऑफ एग्जिस्टिंग कोड्स एंड कस्टमाइजिंग देम टू सूट लोकल नीड्स। ठीक है, इसके अलावा जो भी कोड होगा, सोर्स कोड, वो प्लेटफॉर्म पे फ्री अवेलेबल होगा और इजिली आप फ्री यूज कर सकते हो विदाउट एनी लाइसेंस और सब्सक्रिप्शन फीस। ठीक है, नेक्स्ट है न्यू स्मार्ट सिटीज वेबसाइट वर्जन 2 एंड जियो स्पेशल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। वैसे हम काफी बार पढ़ रखा है इसको, स्मार्ट सिटीज मिशन वेबसाइट को अभी रीडिजाइन किया गया ताकि वो क्या कर सके, सिंगल प्लेटफॉर्म हम उसको एज अ बना सके, मतलब कि आपको सिंगल प्लेटफॉर्म पे सभी स्मार्ट सिटीज इनिशिएटिव्स का आपको पता चल सके। ये हाईली इफेक्टिव कम्युनिकेशन और आउटरीच टूल है, मतलब कि यहाँ पे आपको काफी इफेक्टिव है, आपको सभी मतलब कि सभी नॉलेज मिल सकती है कि क्या क्या इनिशिएटिव लिए गए गवर्नमेंट के द्वारा, और आप यहाँ इस प्लेटफॉर्म से आके और भी आप पहुंच सकते हो। ठीक है, स्मार्ट सिटीज मिशन का एम क्या है, आपको समझ ही आ रहा होगा कि हम इकोनॉमिक ग्रोथ करें, लोगों की लाइफ क्वालिटी को इंप्रूव करें बाय इनेबलिंग उनको लोकल एरिया वहां पे डेवलप करें और कुछ न्यू टेक्नोलॉजी को हम यूज करें ताकि हम अपनी सिटीज को स्मार्ट बना सके। ठीक है, इसके अलावा जो जियो स्पेशल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है उसको अभी इस वेबसाइट के साथ क्या किया गया, इंटीग्रेट किया गया। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज है अपनी, ड्राफ्ट गवर्नमेंट पॉलिसी सीक्स 3 टायर चेक्स फॉर ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म। देखो गाइस, काफी बार ये ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म डिस्कस होते रहते हैं। देखो, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स की है अभी तक अनरेगुलेटेड थी, फिर मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने इसको अंडर लिया आपने। ठीक है, तो अभी क्या है, कुछ गवर्नमेंट पॉलिसी का है, कुछ ड्राफ्ट आया है ताकि हम किस तरह से जो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को 3 तरह से हम चेक कर सकते हैं। ठीक है, देखो, ड्राफ्ट जो टाइटल है, जो ड्राफ्ट का नाम है, जो गवर्नमेंट के द्वारा ड्राफ्ट किया गया है, उसका नाम है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी गाइडलाइंस फॉर इंटरमीडिएरीज एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स 2021। इस ड्राफ्ट को कोड किया गया है किसके अंडर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के अंडर। ठीक है, इस गाइडलाइन का एम क्या है, जो भी देखो ड्राफ्ट का मतलब क्या होता है, उसमें उस चीज से रिलेटेड या कोई भी रिलेटेड सभी इंफॉर्मेशन होती है कि क्या उसकी रूल्स एंड रेगुलेशन होगी। इसका एम क्या है, जो सोशल मीडिया इंटरमीडिएट्स हैं या जो हमारे ओटीटी प्लेटफॉर्म है, ओटीटी प्लेटफॉर्म जैसे नेटफ्लिक्स हो गया, अमेजॉन प्राइम हो गया, उनको हम और ज्यादा अकाउंटेबल बना सके, जो भी अपने इस प्लेटफॉर्म पे कंटेंट शेयर करते हैं उनको अकाउंटेबल बना सके। आईटी एक्ट 2000 के अंडर, उसके सेक्शन 87 के अंडर ये गवर्नमेंट को एम्पावर करता है कि वो कुछ भी कदम ले सकती है इन प्लेटफॉर्म को रेगुलेट करने के लिए। ठीक है, अभी रेगुलेशन की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि आपको पता है रैपिड ग्रोथ हो रही है, किसकी, स्मार्टफोन्स की हो रही है, और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स की भी जो सब्सक्रिप्शन है इंडिया में बहुत ज्यादा बढ़ रही है। ठीक है, इसके अलावा आपको पता है इसमें जो कंटेंट होता है वो थोड़ा मतलब कि उसको रेगुलेट नहीं किया जाता है। ठीक है, लाइक आपकी मूवीज रिलीज होती हैं, उस जो फिल्म्स रिलीज होती है थिएटर में, उनको भी जो सेंसर बोर्ड होता है वो रेगुलेट करता है। ठीक है, टीवी को वो रेगुलेट करता है, जो न्यूज़पेपर्स होते हैं, रेडियो होते हैं, उनके लिए अलग अलग डिफरेंट रेगुलेटरी बॉडीज हैं, लेकिन ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए कोई रेगुलेटरी बॉडीज नहीं है। ठीक है,
जिसकी वजह से जो उसका कंटेंट है वो कभी ना कभी क्या है, किसी के सेंटिमेंट्स को हर्ट भी कर सकता है, ठीक है, या वो रिलीजियस सेंटिमेंट्स को भी हर्ट कर सकता है। इसके अलावा ओटीटी प्लेटफॉर्म क्या होता है, काफी बार डिस्कस कर चुकी हूँ। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स होते हैं जो आपको कंटेंट प्रोवाइड करते हैं, और जैसे नेटफ्लिक्स हो गया, अमेजन प्राइम हो गया, ये सब हो गया। करंटली जो सोशल मीडिया हाउसेज और जो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स है वो अपने कंटेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, अनलाइक ट्रेडिशनल मीडिया फिल्म्स, ठीक है। लेकिन अगर आप कोई फिल्म रिलीज करते हो तो आप रिस्पॉन्सिबल होते हो कि अगर उसमें कंटेंट कोई गलत होगा, लेकिन ओटीटी प्लेटफॉर्म बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं उन पे कोई भी अगर कंटेंट रिलीज होता है, ठीक है। अब इस ड्राफ्ट की क्या हाईलाइट है, सबसे पहले ये कवर करेगी सभी सोशल मीडिया कंपनीज को, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को, डिजिटल न्यूज मीडिया, इन सबको कवर करेगी। इसमें 3 टायर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है। पहला टायर क्या होगा, जो भी कंपनी है वो अपने आप क्या करेगी, मतलब कि कोई अगर शिकायत आई है किसी कंपनी के खिलाफ तो सबसे पहले क्या होगी, वो कंपनी अपने आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगी, ठीक है। इट विल ग्रीवेंस रिड्रेसल बाय द कंपनी इटसेल्फ। सेकंड टायर क्या होगा, अगर फिर भी ये नहीं हुआ तो कुछ रेगुलेटरी बॉडी है जैसे प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, उसको किसी रिटायर्ड जज के द्वारा हेड किया जाएगा, आइदर ऑफ हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, वो उस प्रॉब्लम को क्या करेगी, सॉल्व करेगी। अगर फिर भी नहीं हुआ तो थर्ड टाइम में क्या होगा, एक इंटर मिनिस्टर हेड कमेटी है उसको सेटअप किया जाएगा जो हेड करेगा बाय ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल ऑफिसर, ठीक है। इसके अलावा जो कंपिटेंट अथॉरिटीज हैं वो डिमांड कर रही हैं कि डिमांड पर्टिनेंट इंफॉर्मेशन फॉर प्रिवेंशन, डिटेक्शन, इन्वेस्टिगेशन एंड प्रोसिक्यूशन ऑफ क्राइम्स, ठीक है। अभी देख लेते हैं रेगुलेटिंग कंटेंट क्या है, कंटेंट रेटिंग क्या है। अगर देखो कोई भी, या आपको पता होगा कोई भी फिल्म रिलीज होती है तो उसको एक रेटिंग दी जाती है, लाइक ए हो गया, यूए हो गया, या मे बी मस्ट, ठीक है। तो ये अब आपको, अब जब नेटफ्लिक्स पे वो रिलीज होगी या किसी भी ओटीटी प्लेटफॉर्म पे कोई रिलीज हो रही है तो उस कंटेंट को आपको रेट करना होगा कि क्या वो एडल्ट है या फिर यू मतलब या फिर यूनिवर्सल है, ये आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा कुछ टफ कॉम्प्लायंस रूल्स हैं, मतलब कि उनको जो इंटरमीडिएट्स हैं उनको रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट करने पड़ेंगे, ठीक है, जो गवर्नमेंट डायरेक्शंस को फॉलो करेंगे। इसके अलावा मल्टी टायर फ्रेमवर्क, नाउ ओटीटीज और साथ में जो सोशल मीडिया इंडस्ट्रीज हैं उनके पास अपना सेल्फ रेगुलेटेड सिस्टम होना चाहिए फर्स्ट टायर में, क्योंकि मैंने अभी क्या बताया कि जो कंपनी होगी वो पहले खुद एड्रेस करेगी टायर 1 में, ठीक है। तो उनके पास अपना सेल्फ रेगुलेटेड सिस्टम होना चाहिए, अपने पास एक रेगुलेटरी बॉडी होना चाहिए सेकंड टायर में, और गवर्नमेंट बॉडी होनी चाहिए थर्ड में। ट्रेसिंग मैसेजिंग, इसके अलावा ये रूल्स ये भी प्रपोज करते हैं कि हमें कम्युनिकेशन कंपनीज को क्या करना पड़ेगा, डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि फॉरवर्डेड मैसेज के एक्चुअल में ऑथर कौन है। कंप्लायंट डेडलाइंस क्या है, ये रूल्स क्या करेंगे, इट विल पे फॉर अ पोर्टल टू रिसीव एंड प्रोसेस ऑल ग्रीवेंसेस, ठीक है। जो भी कंप्लेंट की जो डेडलाइंस होंगी वो सभी जो मतलब कि जो भी पोर्टल होगा वो सभी कंप्लेंट्स को रिसीव करेगा, प्रोसेस करेगा। जो इंटरमीडिएट है उनको बोला जाएगा कि किसी भी वायलेशन को अगर आप कोई वायलेट करा है तो आपको 24 घंटे में उस प्रॉब्लम पे एक्शन लेना पड़ेगा, और सभी कंसर्न पे विद इन 15 दिन आपको क्या करने का, मतलब कि अगर कोई भी कंप्लेंट आती है तो उस कंप्लेंट पे आपको विद इन 24 आवर्स एक्शन लेना पड़ेगा, और हर एक कंसर्न पे आपको 15 दिन में तो मिनिमम आपको एक्शन लेना होगा, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम कंप्लीट 2 ईयर, ठीक है। अगेन गाइस जो न्यूज हमारी इकोनॉमी में कवर होगी, जो पीएम किसान स्कीम है उसने 2 साल कंप्लीट कर लिए। ये आपको पता है सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, मतलब 100% फंडिंग सेंटर के द्वारा की जाती है, ठीक है, विद 100% फंडिंग फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इस स्कीम के अंदर आपको पता है इनकम सपोर्ट हम देते हैं फार्मर्स को 6000 रुपीज एक साल में देते हैं, जो कि हम 3 बार में देते हैं, ठीक है। हर 4 महीने में 2-2 हजार देते हैं, क्वार्टरली दिया जाता है। इसमें क्या है, जो फार्मर्स लैंड होल्ड करते हैं, अब इसमें कोई लिमिट नहीं है कि स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स है या लार्ज फार्मर्स है, ये सभी लैंड होल्डिंग फार्मर्स को 6000 रुपए एक साल में देती है, इररिस्पेक्टिव ऑफ लैंड होल्डिंग साइज। तो आपको पता होना चाहिए इररिस्पेक्टिव लैंड साइज, लेकिन आपको याद रखना लैंडलेस फार्मर्स को भी देती है, ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अब इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव क्या था, ताकि हम फार्मर्स की फैमिलीज को क्या कर सके, इनकम सपोर्ट प्रोवाइड कर सके, ठीक है। इसके अलावा हमें फार्मर्स की कुछ और फाइनेंशियल नीड्स उनको प्रोवाइड कर सके, सपोर्ट कर सके, ताकि वो कुछ वेरियस इनपुट्स खरीद सकें, जैसे एग्रीकल्चर रिलेटेड फर्टिलाइजर्स खरीद सकें, ठीक है, या फिर एग्रीकल्चर में आपको जो भी चीज चाहिए उसको वो परचेज कर सके, सीड्स चाहिए या कुछ भी फर्टिलाइजर चाहिए या कोई भी आपको नेसेसरी इक्विपमेंट चाहिए वो आप खरीद सको, ठीक है। फार्मर फैमिली इज डिफाइंड एज, इसमें फार्मर फैमिली तो ये क्या करती है, इनकम सपोर्ट करती है, फार्मर की फैमिली को सपोर्ट करती है। फार्मर फैमिली में क्या कौन होता है, फैमिली कंप्राइजिंग हस्बैंड, वाइफ और उनके माइनर चिल्ड्रन। याद रखना हमेशा जो 18 उम्र से कम बच्चे होते हैं उसे फार्मर की फैमिली में काउंट किया जाता है, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी, बाकी अब बेनिफिट कौन फार्मर इस स्कीम का फायदा उठा सकता है, ये जो बेनिफिशियरी फार्मर फैमिली की आइडेंटिफिकेशन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो स्टेट गवर्नमेंट या रिस्पेक्टिव यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट पे छोड़ा हुआ है, ठीक है। जो बेनिफिट है वो फार्मर की फैमिली को मिलेंगे जो जिनके पास लैंड रिकॉर्ड्स है। मैंने आपको भी बताया कि उनके पास लैंड होल्डिंग होनी चाहिए, एक्सेप्ट उनको नहीं मिलेंगे जो फॉरवर्ड ड्वेलर्स है,
नॉर्थ स्टेट झारखंड जिनके पास सेपरेट प्रोविजन है लैंड रिकॉर्ड्स के, ठीक है। अभी ये करिए कि स्कीम में कुछ एक्सक्लूजन है, मतलब कि कुछ लोगों को इस स्कीम में इंक्लूड नहीं किया गया है, जैसे जो इंस्टीट्यूशनल लैंड होल्डर्स हैं, फार्मर फैमिलीज होल्डिंग कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, मतलब कि कोई फार्मर की फैमिली ऐसी है जिसमें जो फार्मर है वो खुद ही किसने अच्छी पोस्ट ले रखी है, ये प्रोफेशनल्स, उन सभी इस स्कीम का फायदा नहीं उठा सकते। इसके अलावा कुछ स्कीम्स ऐसी हैं जो मतलब कि इसी तरह की स्कीम रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जाती है, ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं तेलंगाना की राइतु बंधु स्कीम है, तो ये आपको पता होना चाहिए ये स्कीम कौन सी स्टेट की है। ओडिशा की कृषक असिस्टेंट फॉर लाइवलीहुड कालिया स्कीम भी बोलते हैं, ठीक है। इसकी जो ओडिशा की जो कालिया स्कीम हमने लास्ट ईयर पढ़ा था, ये इवन लैंडलेस फार्मर्स को भी सपोर्ट करती है और इवन की ज्यादा पे करती है, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज पढ़ते हैं, गवर्नमेंट टू इम्प्लीमेंट 4-pronged हेल्थ स्ट्रेटेजी सेज पीएम, ठीक है। देखो ये जो हमारी न्यूज है, देखो हम हेल्थ के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारी देखो किसमें कवर हो सकती है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कवर होगी, ठीक है। तो प्रधानमंत्री ने बोला कि गवर्नमेंट क्या करेगी, 4 prolonged हेल्थ स्ट्रेटेजी को इम्प्लीमेंट करेगी, ठीक है। अभी हम देख लेते हैं इसके अलावा अभी क्या रिसेंट इनिशिएटिव्स लिए गए हेल्थ सेक्टर में। अभी यूनियन बजट 2021 आया जिसमें नियर अबाउट 2.23 लाख करोड़ रुपीस एलोकेट किए गए हैं हेल्थ और वेलबींग के लिए, जो नियर अबाउट कितना इंक्रीज किया हमने लास्ट बजट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 137% हमने इंक्रीज किया है हेल्थ केयर पे एक्सपेंडिचर इन ऑनगोइंग फिस्कल, ठीक है। 2021 में हमने जो हेल्थ केयर में जो बजट एलोकेट किया, पैसा एलोकेट किया है, वो पिछले साल के कंपेरेटिवली 137% ज्यादा है, ठीक है। अब कौन कौन से 4 प्रोलॉन्ग स्ट्रेटेजी कैसी है टुवर्ड हेल्थ इंडिया। सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रिवेंशन ऑफ इलनेस एंड प्रमोशन ऑफ वेलनेस, ठीक है। हम चाहते हैं कि बंदा बीमार होने से पहले हम उसको बचाया जाए, जैसे बोलते हैं ना प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, और हम चाहते हैं कि बंदा हेल्दी लाइफ जिए, ठीक है। इसमें क्या क्या इनिशिएटिव्स हैं, जैसे स्वच्छ भारत अभियान हो गया, क्योंकि आपको पता है अगर आप बेकार एनवायरमेंट में रह रहे हो तो आपको वैसे डिजीजेस काफी हो जाते हैं। योगा को लॉन्च किया गया है, जैसे इंटरनेशनल योगा डे बनाया जाता है 2014 से। जननी सुरक्षा योजना, ये सब इसलिए लगाए हैं ताकि हम कुछ बीमारियों को पहले प्रिवेंट कर सकें। इसके अलावा सेकंड क्या है, चीप एंड इफेक्टिव ट्रीटमेंट हम प्रोवाइड करेंगे टू पुअरेस्ट ऑफ पुअर। इसमें क्या इनिशिएटिव लेके आपको पता है, आयुष्मान भारत हो गया, प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र, ये सब है इसके अंदर, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स हैं, ताकि हम क्या कर सके, सस्ते में ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर सके जो लोग बहुत ही ज्यादा पुअर है। नेक्स्ट है, हमने कुछ क्वालिटी इंक्रीज करी है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की और हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की। इसमें क्या क्या इनिशिएटिव लिए गए हैं, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, और इसके अलावा हमने मेडिकल कॉलेजेस के नंबर को इंक्रीज किया। नेक्स्ट है वर्क ऑन मिशन मोड टू ओवरकम ऑब्स्ट्रक्शंस। कुछ ऑब्स्ट्रक्शंस आ रहे हैं हमारे, उनको हम एड्रेस कैसे कर सकते हैं। इसमें हमने इनिशिएटिव लिखा है मिशन इंद्रधनुष, जो भी हमने पढ़ा भी था कुछ दिन पहले, उसको हमने ट्राइबल और ऐसे एरियाज में एक्सटेंड किया जहाँ पे रीच नहीं थी, फार फ्लंग एरियाज में भी हमने इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया। इसके अलावा इंडिया ने अपने टारगेट को एडवांस कर लिया, मतलब कि हमारा जो एम था कि टीबी को हम इरेडिकेट करना है 2030 तक, तो इंडिया ने अपना टारगेट कर लिया कि हमें 2025 तक हमें टीबी को इरेडिकेट करना है, ठीक है। तो हम कुछ ऐसे मिशन पे वर्क कर रहे हैं ताकि जो हमारे ऑब्स्टेकल्स हैं उनको ओवरकम कर सकें, ठीक है। अभी क्या देखते चलते थे और क्या क्या इनिशिएटिव्स हैं जो भी हेल्थ सेक्टर में लिए गए। एक है आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत, ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, मतलब कि आपको पता है इसमें सेंट्रल स्टेट दोनों फंडिंग करती हैं, जिसका एम क्या है कि हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी हेल्थ सेक्टर की कैपेसिटीज को डेवलप कर सके। इसके अलावा हम प्राइवेट सेक्टर को सपोर्ट करेंगे, ट्रिपल मॉडल, मतलब कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल्स को सपोर्ट करेंगे, ताकि हम क्या कर सके, जो पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरीज के नेटवर्क को क्रिएट कर सके, मतलब जहाँ पे आपके ब्लड टेस्ट होते हैं, ये सब टेस्ट होते हैं, वहां पे उन लेबोरेटरीज को हम डेवलप कर सके, ठीक है। और उनको हम जो प्राइवेट सेक्टर है उसको हम चाहते हैं कि वो पार्टनरशिप करे किससे, नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के साथ, डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड्स पे और अदर जो कटिंग एज टेक्नोलॉजीज हैं, जो अभी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज है, वहां पे हम चाहते हैं कि प्राइवेट सेक्टर को हम इन्वॉल्व करें। इसके अलावा जो 15th फाइनेंस कमीशन है, उन्होंने भी बोला कि लोकल बॉडीज, जो हमारी अर्बन या रूरल लोकल बॉडीज है, उनको 70,000 करोड़ रुपीस ज्यादा मिलेंगे, ताकि वहां पे हम अपनी जो ग्रास रूट लेवल पर अपने हेल्थ सेक्टर सर्विसेज को हम क्या कर सके, स्ट्रेंथन कर सके या इंप्रूव कर सके, ठीक है। नेक्स्ट है ऑपरेशनल गाइडलाइंस फॉर इंटीग्रेशन ऑफ नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीजेस विद NPCDCS, ठीक है। कई ये जो हमारी न्यूज है साइंस में कवर होगी, वो भी हेल्थ सेक्शन में, ठीक है। अभी क्या किया कि किस तरह से जो ये जो लीवर डिजीज है उसको हम किस तरह से इंटीग्रेट किया है, किसके साथ, NPCDCS के साथ, ठीक है। तो अभी हम सबसे पहले पढ़ते हैं NPCDS है क्या। देखो, इसको हमने 2010 में लॉन्च किया था, ताकि जो हमारी नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस हैं उनको हम कंट्रोल कर सके, उनको प्रिवेंट कर सके। और वो कैसे कर सकते हैं, ताकि हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस कर सके, हम अपने ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पे फोकस कर सके, हेल्थ प्रमोट कर सके, मतलब कि डिजीज होने से पहले हम उसको जल्दी डायग्नोज कर सके, क्योंकि जितनी जल्दी बीमारी को डिटेक्ट होता है उतनी जल्दी उसका हम इलाज कर सकते हैं, उसको मैनेज कर सके और रेफर कर सके, ठीक है। अभी क्या है,
जो NAFLD है, दैट इज अ नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज, ये पहला स्टेप लिया गया ताकि हम इंडिया का जो बर्डन है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का, उसको हम कम कर सके। जो नियर अबाउट 60, मतलब कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज की वजह से इंडिया में 60% डेथ होती है। तो हम चाहते हैं जो बर्डन है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज की वजह से लोगों का मरना, इसको हम डिक्रीज कर सके। ठीक है, तो ये इसलिए स्टेप लिया गया ताकि हम इंडिया के इस बर्डन को डिक्रीज कर सके। इंडिया पहली कंट्री बनी है जिसने एक आइडेंटिफाई करा कि हमें एक एक्शन लेना चाहिए, ठीक है, किसके लिए, इस लीवर डिजीज के लिए, और इसलिए इसको हमने इंटीग्रेट किया किसके साथ, NPCDS स्ट्रेटेजी। ये कौन सा, इसका नाम देख लो, नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कैंसर, डायबिटीज, कार्डियोवास्कुलर डिजीज एंड स्ट्रोक। ठीक है, देखो इसको किस लॉन्च किया गया था, 2014 में, सॉरी 2010 में। क्यों लॉन्च किया गया था हमने बता दिया, ताकि जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है उनको हम प्रिवेंट कर सके, उनको कंट्रोल कर सके, और उसकी वजह से जो डेथ्स होते हैं उनको डिक्रीज कर सके। ठीक है, तो इस डिजीज को भी हमने इंटीग्रेट किया किसके साथ, इसके साथ। अभी तक इसमें कौन कौन सी डिजीज कवर थी, कैंसर, डायबिटीज और जो भी हार्ट से रिलेटेड डिजीज है या जो स्ट्रोक्स है उनको कवर किया था, और अभी इस डिजीज को भी इसमें कवर कर दिया। ठीक है, इस डिजीज में क्या होता है, इस तरह की कंडीशन आ जाती है जहां पे आपके लीवर पे एक्सेस फैट जम जाता है। जो लोग बहुत ज्यादा, मतलब पीपल हु ड्रिंक लिटिल और नो अल्कोहल, ठीक है, मतलब कि उन लोग भी जो अल्कोहल नहीं पीते या बहुत कम अल्कोहल इंटेक करते हैं, उनको भी क्या हो सकता है, ये हो जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, कुछ लीवर में एबनॉर्मलिटी हो जाती है, जैसे नॉन अल्कोहलिक स्टीरोफाइट, या मतलब कि देखो लीवर कैंसर हो जाता है, इस तरह की सिचुएशन हो जाती है। एक बार ये डिजीज हो जाए तो इसका कोई स्पेसिफिकली कोई क्योर नहीं है, मतलब कि इसका कोई इलाज नहीं है। स्टडी ने सजेस्ट किया है जो NAFLD है वो नियर अबाउट जो इंडिया में अराउंड 9 to 32% जनरल पॉपुलेशन को है, और स्पेशली किसमें प्रिवेलेंट है, जो बच्चे ओवरवेट हैं, जो लोग ओवरवेट है या जो लोग ओबेस हैं, ठीक है, या फिर जो लोगों को डायबिटीज है या जिनको प्री डायबिटीज है, उनमें ये ज्यादा प्रिवेलेंट है। ठीक है, तो गाइस आई होप आपको समझ में आया होगा। सिंपल इसमें क्या है कि जो न्यू डिजीज है, जो लीवर डिजीज है, उसको हमने क्या किया, ये जो ऑलरेडी जो प्रोग्राम 2010 से चल रहा है उसमें हमने इसको इंक्लूड किया, इसको इंटीग्रेट कर दिया, ताकि हम क्या कर सकें, जो हमारा नॉन कम्युनिकेबल डिजीज की वजह से डेथ्स होता है उसके बर्डन को क्या कर सके, डिक्रीज कर सके। अब हम बढ़ते हैं छोटी छोटी न्यूज पे। चाइना बैक एज टॉप इंडिया ट्रेड पार्टनर। देखो गाइस, पिछले साल न्यूज आई थी कि यूएस से इंडिया का टॉप ट्रेडिंग पार्टनर था, तो अगेन इस बार दोबारा इंडिया का जो टॉप ट्रेड पार्टनर हो गया वो चाइना गया। अभी क्या दोनों में जो 2020 में जो ट्रेड हुआ है दोनों में, यूएस सॉरी चाइना और इंडिया में, वो नियर अबाउट $77.7 बिलियन, इवन की अपार्ट ऑफ कोरोना, ठीक है, अपार्ट ऑफ आत्मनिर्भर स्कीम, इन दोनों में इतना ट्रेड हो चुका है। हाउएवर ये कहीं ना कहीं पिछले साल से कंपैरेटिवली कम था, क्योंकि आपको पता है कोरोना है। कितना था पिछले साल 2019 में देखा जाए, नियर अबाउट $85.5 बिलियन था। ठीक है, और पहले जब यूएसए हमारा लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर बना था इंडिया में, जब इंडिया और यूएसए का ट्रेड 2020 में कितना है, $75.9 बिलियन, मतलब कि हाईएस्ट कौन है, चाइना, किसके साथ कितना, 77.7, फिर उसके बाद है हमारा यूएसए जिसके साथ हमारा 75.9, ये 2020 का। ठीक है, इसके अलावा अगर हम देखा चाइना से जो हमारे टोटल इंपोर्ट है वो नियर अबाउट कितने का है, $58.7 बिलियन का है, और जिसमें हैवी मशीनरी अकाउंट करती है 51% इंपोर्ट। ठीक है, मतलब कि हमारे मेनली जो मशीनरीज आई है वो सबसे ज्यादा चाइना से आई है, मतलब कि जितना भी हमारा इंपोर्ट है चाइना से उसमें 51% जो इंपोर्ट हुआ है वो मशीन लिखा हुआ है। नेक्स्ट है सोलर गीगावाट क्लब। अभी क्या जो 9 अफ्रीकन नेशंस हैं वो क्या कर रहे हैं, सोलर गीगावाट के क्लब को ज्वाइन कर रहे हैं। गीगावाट क्लब क्या, ये अनऑफिशियल टैग है उन नेशंस का जो क्या करते हैं, मतलब 1 गीगावाट ऑफ सोलर पावर को जो जनरेट करते हैं, मतलब कि देखो इसमें कोई ऑफिशियल नहीं है ये गीगावाट क्लब सिर्फ उन कंट्रीज का ग्रुप है जो 1 गीगावाट ऑफ सोलर पावर को प्रोड्यूस कर लेते हैं। ठीक है, करंटली जो गीगावाट क्लब की जो पार्ट है वो 37 कंट्रीज है जो इसका पार्ट है, इंक्लूडिंग इंडिया भी इसका पार्ट है, तो ये आपको पता होना चाहिए। और अभी जो 9 अफ्रीकन नेशंस है वो क्या कर रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि गीगावाट क्लब को ज्वाइन करा जाए। ठीक है, नेक्स्ट है दिवाली प्लेटफॉर्म, दैट इज अ डच इंडियन वाटर एलियंस फॉर लीडरशिप इनिशिएटिव प्लेटफॉर्म। इस प्लेटफॉर्म को डेवलप किया गया है ताकि हम क्या कर सके, इंडिया और नीदरलैंड को इनेबल कर सके कि वो पार्टिसिपेट कर सके, कि जो भी वाटर से रिलेटेड चैलेंजेस हैं उनको उनसे रिलेटेड हम सॉल्यूशन डेवलप कर सके इकट्ठे। कौन कौन, इंडिया और नीदरलैंड क्या कर सके, वाटर रिलेटेड चैलेंजेस को सॉल्यूशंस डिजाइन कर सके इकट्ठे। इससे क्या होगा, हम क्या कर सकते हैं, जो भी डच के सॉल्यूशंस हैं उनकी पोटेंशियल और सस्टेनेबिलिटी को हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, ताकि जो स्पेसिफिक हमारे वाटर रिलेटेड चैलेंजेस हैं या जो हमारे जो साइट्स है स्पेसिफिक, उनके चैलेंजेस को हम सॉल्व कर सके, विच आर स्केलेबल, सस्टेनेबल एंड अफोर्डेबल। लास्ट में आज की कैडमियम डॉप्ड सिल्वर एटॉमिक टेलराइट। देखो गाइस क्या है, ये न्यू लेड फिट मटेरियल है, ठीक है, जो इफेक्टिवली क्या कर सकता है, किसी भी वेस्ट हीट को कन्वर्ट कर सकता है
टू पावर स्मॉल होम इक्विपमेंट एंड ऑटोमोबाइल। ठीक है, मतलब कि आप जो इक्विपमेंट अपने घर में यूज करते हो छोटे छोटे या ऑटोमोबाइल्स जो, ठीक है, तो उसमें आप क्या कर सकते हो, इसको मतलब कि वहां पे जो वेस्ट हीट होती है उसको पावर में कन्वर्ट कर सकता है। ये किससे बेस्ड है? थर्मो इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्टर पे, जो क्या करता है, अलाउ करता है कि, एक सेकेंड गाइस, इसमें क्या होता है, लाइक ये मटेरियल है, ठीक है, अगर इसकी एक एंड ठंडा भी है लेकिन अगर दूसरा गर्म है, इसका हीटेड है, तो भी क्या करेगा, ये इलेक्ट्रिक वोल्टेज जनरेट कर लेगा। ठीक है, इट इज बेस्ड ऑन थर्मो इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्जन, जो अलाउ करता है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक वोल्टेज इवन व्हेन वन एंड ऑफ मटेरियल हीटेड है जबकि अदर जो है कूल पर है। ठीक है, जो मोस्ट एफिशिएंट थर्मो इलेक्ट्रिक मेटल जो अभी तक साइंटिस्ट के द्वारा डेवलप किए गए हैं वो अभी तक लेड है, जो कि मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट, रेस्ट्रिक्टिंग देयर यूज फॉर मास मार्केट एप्लीकेशन। ठीक है, अब ये किसके द्वारा डेवलप किया गया है, ये कौन साइंटिस्ट के द्वारा डेवलप किया गया है? फ्रॉम जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च, जो कि बेंगलुरु में है, और एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन है किसके अंडर, डीएसटी के अंदर, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे हमारे डेली करंट अफेयर्स कंप्लीट होते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, कोई डाउट तो कमेंट करना। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।